वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल फायर मैसेज 02। मैं अरुण चौधरी। हम हमारी जो आगामी परीक्षा है उसके लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो परीक्षा में लगभग संभावित है। उसके साथ ही हम ऐसे प्रश्नों का भी डिस्कशन कर रहे हैं जो हमारी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारी परीक्षा में किस प्रकार भाषा को बदला जाता है, ठीक है, किस प्रकार सरल प्रश्न को कठिन बनाया जाता है, ऐसे हम प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो परीक्षा है उसके कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस जो ये सीरीज है इसको कंटिन्यू देखने के बाद, क्योंकि वो ऐसे सवालों को हल कर पाएंगे जो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसमें हर एक प्रकार के सवालों को हल कर रहे हैं। इसमें जितने भी आपके संभावित प्रश्न है, जितने भी पैटर्न है, जितने भी उस पूछे जाने के जो सवाल है, तरीके हैं, उनके हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। आपको क्या करना है, आपको प्रश्नों को हल करना है और जो अपना उत्तर है उसको कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना है और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उनको वीडियो को लाइक कर लेना है। ठीक है, तो आइए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न 15, 20 और 24 का लसप क्या होगा। लसप पूछा है। लसप का मतलब होता है LCM, ठीक है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, या इसे हम लसप का पूरा नाम हिंदी में होता है लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो हमें किस किस का LCM पूछा उसने, 15, 20 और 40 का। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर भी दे दिया है, उनका बिल्कुल सही है। हमें क्या करना है, LCM ही निकालना है। कैसे निकालते हैं हम LCM, साथ में निकालते हैं। एक संख्या भी सम है, अगर संख्या तीनों में एक भी सम है तो हम उसमें 2 से भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले 15 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए C। ठीक है, 2 में हम 2 से भाग लगाएंगे 20 में तो 10 बार, 2 से हम लगाएंगे 40 में तो 20 बार। फिर तीनों में 2 संख्या सम है, इसलिए हम फिर से 2 से भाग लगाएंगे। 15 में नहीं जाएगा, वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब हम किस में लगाएंगे, 10 में लगाएंगे तो 2 5 10 और 20 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बार। ठीक है, क्या तीनों में अभी भी संख्या सम है, अगर संख्या सम है तो फिर हमें 2 से भाग लगाना है। ठीक है, तो जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये 15 और 5 में तो नहीं जाएगा, 10 में जाएगा। कितनी बार बोलने पर, 5 बार, तो 2 5 10। क्या अब संख्या सम है, नहीं, संख्या जो है हमारी तीनों संख्या विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या वे संख्या होती है जिसमें इकाई के स्थान पे 1 3 5 7 9 हो, विषम संख्या कहलाती है। इकाई का अंक मतलब सबसे पहला अंक। जैसे मान लो ये संख्या है तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो इसमें इकाई का अंक 9 हो जाएगा। अगर इसकी जगह 1 3 5 7 9 हो तो संख्या पूरी क्या कहलाती है, विषम कहलाती है। ठीक है, तो देखो हम 5 से भी इसमें भाग लगा सकते हैं, लेकिन हम सीधा भाग नहीं लगा सकते। ठीक है, हमें कैसे लगाएंगे, 3 से। क्या 3 से तीनों संख्या में भाग जा रहा है, जाएगा 15 में, फिर 3 से लगाएंगे, 3 5 15, 5 5 5। क्या आप 3 से भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो हम किससे भाग लगा देंगे, 5 से भाग लगा देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक, तो क्या बना हमारा, बताओ, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। क्या यह हमारे विकल्प में उपलब्ध है, बिल्कुल उपलब्ध है। कौन से विकल्प में, विकल्प नंबर डी। ठीक है, तो पहला का जो सही आंसर है वो कौन सा हो गया, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न को आपको हल करना है। क्या दे रखा उसने, 240 संतरों में से 72 संतरे बांट दिए। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति के पास में टोटल 240 संतरे हैं। अब उसने 72 संतरे को बांट दिया। कितने को बांट दिया, 72 संतरे को बांट दिया। तो अब उसके पास कितने बचे हैं, तो हम 240 में से 72 को घटाएंगे तो ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3। 10 में से 2 गए तो 8, 3 में से 7 नहीं जाता है तो हम इसको हासिल देंगे तो हो जाएगा 13, और 13 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 7 से हम 13 तक गिन सकते हैं तो बचेगा 6, और इसने इसको हासिल दिया था तो ये बचा 1। तो हमें क्या बचा है, 168 संतरे और बचे हैं। ठीक है,
मान लो किसी व्यक्ति के पास में 240 संतरे थे, उसने 72 संतरे क्या किए, उसने बेच दिए, बांट दिए। अब जब 72 संतरों को बांट दिए तो उसके पास कितने बचे हैं, 168। आगे प्रश्न पढ़ो, कितने प्रतिशत संतरे बचे हैं। देखो हमने संतरों की संख्या तो निकाल ली कि बचे कितने हैं, 168, पर उसने पूछा है कि प्रतिशत में बताना। तो टोटल कितना था, टोटल था 240, उसमें से कितने बचे, 168 बचे। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे, काटेंगे, ठीक है। इसको 12 से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, 12 से काट देंगे, 12 सत्ता 84, कितना आ गया, 70%। मतलब उसके पास और संतरे बचे हैं। तो जो 168 संतरे हैं ना, इसको हमने काय में बता दिया, प्रतिशत में बता दिया कि अब उसके पास कितने प्रतिशत संतरे बचे हैं, तो उसके पास 70% संतरे बचे हुए हैं। मतलब उसने बेच कितने प्रतिशत दिए, तो 70 तो है, टोटल होता है 100%, तो उसने 30% संतरे बेच दिए हैं और उसके पास कितने बचे हैं, 70% संतरे और बचे हैं। ठीक है, वैसे हमारा उत्तर यहाँ पे आ गया था, पर हमारे सवाल ने प्रतिशत में पूछा है कि उसके पास कितने प्रतिशत संतरे बचे हैं, तो 70% संतरे बचे हैं, विकल्प नंबर बी। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हल करते हुए जाना है इनको सभी को, अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है। ठीक, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से जो आपके 4 विकल्प है उसमें कौन सा वर्ष है लीप वर्ष होगा। ठीक, क्या दे रखा है, लीप वर्ष पूछा है। लीप वर्ष कौन सा वर्ष होता है, देखो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है। जो गैर लीप वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है और उसमें जो फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है। लेकिन आपके सवाल ने पूछा है कि जो 4 विकल्प है उसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा गैर लीप वर्ष है। उसमें 3 गैर लीप वर्ष है और 1 लीप वर्ष है, तो आपको बताना कि जो 4 विकल्प है उसमें लीप वर्ष कौन है। तो देखो लीप वर्ष, जब भी हमें लीप वर्ष पता करना हो कि ये जो साल दे रखा है ये लीप वर्ष है या नहीं, तो हम उसमें 4 से भाग लगाते हैं। यदि 4 से पूरा भाग चला जाता है उस साल में तो वो लीप वर्ष हो जाएगा, उसमें जो फरवरी है वो 29 दिन की हो जाएगी। और यदि उसमें 4 से पूरा भाग नहीं जाता है, कुछ ना कुछ शेषफल बचता है, तो वो गैर लीप वर्ष होता है। मतलब उसमें जो फरवरी है वो 28 दिन की होती हैं। ठीक है, तो देखो हमारे सामने, देखो हमारे विकल्प में फरवरी 1998 लिखा है, बी विकल्प है मार्च 2002, तीसरा विकल्प है अक्टूबर 2008 और डी विकल्प है फरवरी 2018। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके जो 4 विकल्प दे रखे हैं इसमें महीने का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आपके सवाल ने पूछा है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, इसलिए आपको महीनों पे ध्यान नहीं देना है कि किसके सामने फरवरी लिखा, किसके सामने अक्टूबर लिखा या किसके सामने मार्च लिखा। ये प्रश्न घुमा के दिया गया है, ये कन्फ्यूज़न करने के लिए आपको दिया गया है, बाकी इसमें महीनों का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि जब भी हमें लीप वर्ष पता करना होता है तो उसमें महीनों का कोई काम नहीं होता है। तो पहला क्या दे रखा उसने, 1998 में किससे भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाते हैं, 4 चौक 16, भाग नहीं जा 19 में से 16 गए तो 3, ऊपर से उतारे 9, 4 नाम 36। ठीक है, यहाँ 9 में से 6 गए तो 3, 3 में से 3 गए तो 0, ऊपर से उतारा 8। ठीक है, 4 नाम 36। क्या इसमें पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें जो 2 है वो शेषफल के रूप में बच रहा है। मतलब जो 1998 है ये लीप वर्ष नहीं है। फिर दूसरा विकल्प चेक करेंगे, दूसरा विकल्प क्या दे रखा है, 2002 में हम फिर 4 से भाग लगाएंगे, 4 5 20, 0 0, ऊपर से उतारेंगे 0, भाग नहीं है उसकी 0, ऊपर से उतारेंगे 2। इसमें भी भाग नहीं जा रहा है क्योंकि इसमें क्या बच रहा है, हमारे पास शेषफल दशमलव में उतरनी चाहिए। ठीक है, भागफल पूरा होना चाहिए और शेषफल 0 होना चाहिए, तो ये भी हमारा लीप वर्ष नहीं है। तीसरा विकल्प क्या दे रखा है, 2008। ठीक है, तो हम 2008 में 4 से भाग लगाएंगे,
4 पंज 20, ठीक 20 में से 20 गए तो 0, फिर 0 भागनी है उसकी 0, 4 दूना 8, सॉरी ऊपर से उतारेंगे 8 और 4 दूना 8, मतलब 2008 में हमारा क्या हो रहा है, भाग जो है वो पूरा पूरा जा रहा है, किसका, 4 का। तो ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। कौन सा वर्ष, 2008 हमारा लीप वर्ष हो चुका है। ठीक है, चाहे इसके सामने अक्टूबर लिखा रहे, चाहे नवंबर लिखा रहे या कोई तारीख लिखी रहे, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि जब हमें लीप वर्ष पता करना होता है तो हम जो सन होता है उसमें 4 से भाग लगाते हैं। 4 से पूरा भाग गया तो वो लीप वर्ष है। उस साल 366 दिन होते हैं, फरवरी 29 दिन की होगी। अगर 4 का भाग नहीं गया तो साल 365 दिन का होता है, उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। अब आपको बताना है कि जो 2022 अभी चल रहा है ये लीप वर्ष है या गैर लीप। ठीक है, अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है। बताओ अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में कि जो 2022 चल रहा है ये लीप वर्ष है या गैर लीप वर्ष। ठीक है, 4 से भाग लगा के देखना है। अगर पूरा भाग चला जाएगा तो लीप वर्ष, और पूरा भाग नहीं जाता है तो गैर लीप वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ना है और उसको हल करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आ भी चुका है। ठीक है, नहीं आ रहा है। ठीक है, उसमें क्योंकि 4 से पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो जो 2022 है वो गैर लीप वर्ष है। इस साल में 365 दिन होंगे और जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी। ठीक है, तो फरवरी निकल चुकी है, वो 28 दिन की ही थी। ठीक, चलिए ये प्रश्न हल करिए। प्रश्न नंबर 4, एक व्यक्ति के पास 300 रुपये हैं। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, बहुत सारे ने तो देखते ही इसको हल कर दिया है और बहुत सारा को तो उत्तर भी आ चुका है, उत्तर नंबर ए। ठीक है, बहुत सारा को तो उत्तर नंबर ए भी आ चुका है कि एक व्यक्ति के पास 300 रुपये हैं, उसमें से उसने 200 रुपये खर्च कर दिए, तो बताओ उसके पास कितने रुपये बचे हैं। तो इतना आसान सा प्रश्न है, पर ये गलत है। क्यों? ठीक है, जिसने भी ये बताया उनका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? जिन लोगों ने भी ए बताया है उन्होंने प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ा है कि आपका प्रश्न बोल क्या रहा है और आप उत्तर क्या बता रहे हैं। क्योंकि आप जो गलत लाएंगे, देखिए परीक्षा में ऐसे भी सवाल रहेंगे कि आप उसको गलत करेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आप गलत करेंगे। ठीक है, जो परीक्षा लेते हैं उनको पता होता है कि बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं और वो गलत आंसर भी वही देते हैं। तो देखो इसमें पहला विकल्प अगर आप ऐसे करेंगे, 300 रुपये थे, 200 रुपये खर्च कर दिए, तो उत्तर आ गया 100 रुपये, पर ये हो जाएगा हमारा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला उसने कि एक व्यक्ति के पास 300 रुपये हैं। कितने रुपए हैं उसके पास? 300 रुपये हैं, उसमें से उसने 200 पैसे खर्च कर दिए हैं। देखो 200 के पीछे लिखा हुआ है पैसे। ठीक है, 200 के पीछे लिखा हुआ है पैसे, न कि लिखा हुआ है रुपए, नहीं शब्द लिखा हुआ है, पैसे लिखा हुआ है। यही तो है, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो यही गलती करते हैं, और जिनको जल्दी होती है वो प्रश्न को पढ़ते ही नहीं है कि 200 के पीछे पैसा लिखा है, रुपया लिखा है, कि क्या लिखा है। तो इसमें 200 पैसे लिखे हैं, तो बताओ। ठीक है, 200 पैसे को हम रुपए में बदल लेंगे तो किससे भाग लगा देंगे? 100 से भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2 रुपये। बहुत ही आसान हो गया। 2 रुपये खर्च कर दिए तो उसके पास कितने बचे हैं? तो 2 रुपये घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 298 रुपये शेष बचे हैं। विकल्प नंबर बी। ठीक है, जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही है। एक बार में प्रश्न को पढ़ना और उसका आंसर देना इस सवाल में थोड़ा कठिन हो चुका है। सवाल बहुत आसान है। आसान इसीलिए है क्योंकि वो उलझाने वाला है, उसमें थोड़े से शब्द को बदल दिया गया। कभी कभी क्या होता है कि हम जब बिल्कुल फास्ट पढ़ते हैं तो हमको पैसे रुपए सब एक जैसे लगते हैं। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर उसमें हमको अंतर ही नहीं दिखता है। ठीक है, और हमारे सवाल की सबसे पहली बात यही होती है कि जो पूरा सवाल है वो एक इकाई में होना चाहिए। अगर मीटर है तो सभी मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर है तो सभी सेंटीमीटर में होना चाहिए, रुपए में है तो पूरा सवाल रुपए में होना चाहिए, पैसे में है तो पूरा सवाल पैसे में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम इनको बदलते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पे ध्यान रखना है। प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ना आप लोगों को। ठीक है, एक क्योंकि प्रश्न तो बहुत ही सरल रहेंगे। ठीक है, उनकी भाषा को बदल दिया जाएगा। अगला प्रश्न, 7:2 का मान किसके बराबर है? उसने पूछा कि जो 7:2 है उसका मान किसके बराबर है। देखो जो 7:2 है, ठीक, जो 7:2 है मैं इसको 7/2 भी लिख सकता हूँ।
आ गई बात समझ में। ये जो अनुपात है इसको मैं हटा के इसको ऐसे बटे में लिख सकता हूँ, या फिर मेरे पास कभी भी कोई ऐसी बटे वाली संख्या आ जाए तो मैं इसको अनुपात में भी लिख सकता हूँ। हो ये बात स्पष्ट? क्या बोला मैंने कि जब मेरे पास 7:2 है तो मैं इसको ऐसे बटे में भी लिख सकता हूँ और बटे वाला जो है उसको मैं अनुपात में भी लिख सकता हूँ। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो उसने बोला है 7:2 का मान किसके बराबर है, मतलब आपको क्या बताना है कि चारों विकल्पों को हल करना है और किसका मान 7/2 के बराबर है। तो विकल्प नंबर पहले को हल करेंगे। क्या दे रखा है? 3 से 1/2, 3 दूना 6 और 1 7, तो 7/2 आ गया। तो पहला ही विकल्प आ चुका हमारा। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। इस प्रश्न में हमने ये सीखा है कि जो 7/2 होता है उसको मैं 7/2 लिख देता हूँ। ये अंश रहता है, ठीक है, इसको अंश मानना है और इसको क्या मान लेना है? हर मान लेना। तो कभी भी आपके इसमें ऐसे घुमा के प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर ए, क्योंकि हमारा उत्तर आ ही चुका है 7/2, इसलिए हम अन्य विकल्पों को हल ही नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। क्या है प्रश्न नंबर 6? एक रेलगाड़ी से संबंधित एक प्रश्न है, ठीक। उसमें उसने दे रखी है 4 और समय दे रखा है। आपसे पूछा है कि रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। रेलगाड़ी द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग चाल का प्रयोग किया जाता है और अलग अलग समय दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि इस रेलगाड़ी ने कुल कितनी दूरी तय करी, ठीक है। तो पहले हमको ऐसे सवालों में ये देखना है कि क्या हमारे पास किलोमीटर है या मीटर है, क्योंकि देखो हमारे पास जो चाल दे रखी वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी, जो समय दे रखा वो घंटे में दे रखा है, और जो पूछा है दूरी वो भी किलोमीटर में पूछी है। इसका मतलब हमारे सवाल में कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सीधा है, क्या है, एक रेलगाड़ी प्रारंभ में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे चलती है। जब रेलगाड़ी चलना प्रारंभ की थी तब उसकी जो चाल थी, प्रारंभ में जो चाल थी वो थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे थी तो इसने 8 घंटे चलती है, ठीक है। अच्छा बताओ, 8 घंटे अगर चली तो इसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई? बताओ, 1 घंटे, देखो किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर। जब 1 घंटे में 4 किलोमीटर है तो 8 घंटे में कितनी हो जाएगी? तो 8 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 32 किलोमीटर। मतलब जब शुरुआत में जब गाड़ी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे थी तब उसने 8 घंटे में वो 32 किलोमीटर चली, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि फिर से क्या कि बाद में 6 किलोमीटर हो गई, ठीक है। गाड़ी ने स्पीड पकड़ लिया, अब उसकी चाल बढ़ गई। पहले कितनी थी? 4, अब कितनी हो गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो प्रति घंटे का मतलब होता है कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलती है, ठीक है। चलो तो क्या फिर इस चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे से कितने घंटे चली? तो वो चलती है 5 घंटे चलती है। तो बताओ कितनी दूरी? 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो 5 घंटे में 5 छंग 30 किलोमीटर चलती है। पहले जब रेलगाड़ी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे थी तब वो 8 घंटे में 32 किलोमीटर चली, और जब 6 किलोमीटर प्रति घंटे थी तब 5 घंटे में 30 किलोमीटर चलती हैं। तो उसने पूछा है कि रेलगाड़ी की कुल दूरी क्या होगी? तो कुल दूरी है ये पहले 32 और 30, तो हम क्या करेंगे? 32 और 30 को जोड़ देंगे। जोड़िए, 2, 3 और 3 6, मतलब उसने टोटल कितनी दूरी तय करी? तो 62 किलोमीटर की दूरी तय करी है, ठीक है। पहली वाली स्पीड से 32 किलोमीटर चली और दूसरी वाली स्पीड से वो 30 किलोमीटर चली। उसने कुल मिला के 62 किलोमीटर दूरी तय करी। विकल्प नंबर डी, जिन लोगों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि शब्दों में आपको दे रखा है, आपको अंकों में उसको लिखना है। और मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम किसी संख्या को शब्दों से अंकों में या अंकों से शब्दों में लिखते हैं तो 4 खाने बना लेते हैं। 4 कमरे बनाने के बाद
तो सबसे पहला उधर जो कमरा होता है उसमें 3 व्यक्ति रहते हैं, फिर 2 रहते हैं। अगर 2 कंप्लीट नहीं होते हैं तो हम उनमें आगे 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका सवाल 5,89,00,000। पहली बात तो ये कि बहुत सारे को 89 का मतलब ही नहीं पता होता है कि 89 क्या होता है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। एक तो 89 है, एक 67 है। 67 का मतलब होता है 67, 89 का मतलब होता है 89। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम गलत बोलते हैं, क्या बोलते हैं 89 बोलते हैं, बल्कि 89 उसको नहीं पढ़ा जाता है, जो 89 होता है उसको 89 पढ़ा जाता है। ठीक है, तो क्या है कि 5,89,08,020 को अंकों में लिखना है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल आए आपको 4 कमरे बना लेना है। 4 कमरे बनाने के बाद जो इसमें होंगे, इसमें 3 रहेंगे, इसमें 2 रहेंगे, इसमें 2, इसमें 2। ठीक है, अब क्या बोला आपके प्रश्न ने, देखो ये होता है इकाई का, ये हज़ार, ये लाख और ये करोड़। अब आपके प्रश्न ने बोला है 5 करोड़, तो ये मैंने करोड़ के घर में 5 लिख दिया। फिर बोला 89 लाख, तो ये 89 लाख के घर में लिख दिया। फिर बोला 8,000, तो 1000 के घर में लिख दिया। और फिर बोला उसने 20, तो मैंने 20 को लिख दिया। अब मुझे बताओ इसमें कितने अंक चाहिए, तो इसमें 3 अंक चाहिए, लेकिन मेरे पास कितने हैं, 2 है, तो मैं इसको 3 बना दूंगा। इसमें कितने चाहिए, 2 चाहिए, लेकिन मेरे पास 1 ही है, तो मैं इसके आगे 0 लगा दूंगा। इसमें 2 अंक चाहिए, तो बिल्कुल है, तो कुछ भी नहीं करना। इसमें भी 2 अंक चाहिए, तो मैं 0 लगा दूंगा। पर आगे जब हम इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है, कैसा, तो हमें आगे वाले 0 से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इकाई, हज़ार, लाख, करोड़। 5,89,08,020 कौन सा गया, विकल्प नंबर डी। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है और ये प्रश्न हर साल ऐसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जो परीक्षा में पूछा जाता है वो शब्दों से अंकों में लिखना ही पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाता है कि अंकों से शब्दों में लिखे। आपको शब्दों में प्रश्न दे रखेगा, जो संख्या वो शब्दों में दे रखेगा, आपको उसको अंकों में लिखना। और अंकों में लिखते समय आपको 4 कमरे बना लेना है। इस वाले कमरे को बोलते हैं इकाई का, 1000 का, लाख का, करोड़ का। इसमें 3 व्यक्ति है, इसमें 2, 2, 2। अगर 2 और 3 हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो हम आगे 0 लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पे कभी पीछे 0 मत लगा देना। ठीक है, इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 8 और ये 0, तो 80,000 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमेशा आगे ही 0 लगाते हैं अगर हमें 0 लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे भी अगर 0 लगाने की आवश्यकता पड़ी तो हमने क्या किया, इसके आगे 0 लगाया, ना कि पीछे 0 लगाया। ठीक है, हो गया स्पष्ट। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में कुछ अंक दे रखे हैं, 5 अंक दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, 3, 0, 8, 7 और 6। और बोला है कि इन अंकों से बनने वाली बड़ी संख्या बनानी है। अच्छा बताओ, जब भी हम बड़ी संख्या बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो बड़ी संख्या बनाते समय सबसे पहले हम बड़े अंक को रखते हैं। तो इनमें बड़ा अंक कौन सा है, तो इनमें बड़ा अंक है हमारा 8। ठीक है, उसके बाद कौन सा है 7, उसके बाद कौन सा है 6, उसके बाद कौन सा है 3, उसके बाद कौन सा है 0। तो ये बन गई हमारी इन अंकों से बड़ी संख्या। फिर हमारे सवाल ने बोला है कि बड़ी संख्या बनाने के बाद जो 6 आ रहा है, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 लिखेंगे। 6 के बाद कितने अंक है, 1 और 2, तो मैंने लगा दी 2 0। ये हो गया मेरा 6 का स्थानीय मान। वह जाति मान, जाति मान का मतलब होता है अंकित मान। जो अंकित मान होता है उसे हम जाति मान कहते हैं। और जो अंक का मान होता है वो कभी भी नहीं बदलता है, चाहे वो किसी भी स्थान पे रहे। तो इसमें उसने बोला है 6 का अंकित जाति मान, तो हमने लिख दिया 6। और क्या बोला है, इनका अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव या माइनस। तो मैं इनको माइनस करूँगा। ठीक है, 0 में से 6 नहीं जाएगा, ये इसके पास से लेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये इससे लेगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। अब ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। बताओ 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ पे 0 नहीं बचा है, 9 बचा है तो 9, और यहाँ पे 5 बचा है तो 5। मतलब क्या हो जाएगा 594, विकल्प नंबर डी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है, विकल्प नंबर डी। आपके इस प्रश्न ने
आपसे बड़ी संख्या भी बनवा ली, ठीक है, आपसे स्थानीय मान भी पूछ लिया, आपसे जातीय मान भी पूछ लिया और आपसे अंतर भी पूछ लिया। मतलब एक ही प्रश्न में उसने 4 बातों को सम्मिलित कर लिया है, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताना है, जो अंक दे रखे हैं 5, इन अंकों से बनने वाली छोटी संख्या बनानी है, ठीक है। इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बतानी है और जो छोटी संख्या है उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। कि इन अंकों से हमने बड़ी संख्या तो बना ली, आपके सामने है, इन अंकों से छोटी संख्या बनाओ और अपना जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में बताते हुए कि जाना है कि इन अंकों से छोटी संख्या कौन सी बनी है। बताओ कौन सी बनी इन अंकों से छोटी संख्या, ठीक है। तो देखो छोटी संख्या बनाते समय सबसे पहले हम रखते हैं सबसे छोटा अंक, लेकिन इसमें क्योंकि 0 है, ठीक है, तो 0 को हम सबसे पहले नहीं रख के अंक को रखते हैं। अब अंक में सबसे छोटा कौन सा है 3, उसके बाद जो 0 होता है वो हमेशा दूसरे नंबर पे आता है, उसके बाद उससे क्या है इन अंकों से बड़ा 6, फिर 7 है और फिर 8 है। यही बनी आपकी छोटी संख्या, बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है, बिल्कुल यही उनकी संख्या बनी है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न एक सरलीकरण दे रखा है, ठीक है। सरलीकरण दे रखा है और उसने कुछ भी नहीं बोला कि बराबर बताओ। देखो कभी भी आपके सामने जब सवाल आए और कुछ भी नहीं दे रखे, ठीक है, तो उसको हल कर लेना आपको। अगर प्लस का चिन्ह दिख रहा तो प्लस को हल करना है, माइनस का दिख रहा तो माइनस को हल करना है, भाग अगर दिख रहा तो भाग हल करना है और गुणा दिख रहा है तो आपको गुणा हल कर लेना है। और अगर प्रतिशत का चिन्ह दे रखा है तो प्रतिशत को हटा देना है, बटे में 100 लिख देना। अगर एक भिन्न दे रखी है तो भिन्न का क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको दशमलव में बदल सकते हैं, बस इतना ही हम काम कर सकते हैं। तो आपके सामने एक सवाल है, उसमें उसने कुछ नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब है जो चिन्ह का सभी संख्याओं के बीच में काय का दिख रहा है आपको गुणा का, तो आपको सभी का गुणा करना है, यानी कि उसको सरल करना है, ठीक है। क्या दे रखा है, पहला नहीं, ठीक है, क्या दे रखा है 250 गुणित 0.04 गुणित 360 बटे में कितना दे रखा है, बटे में 819, 4 सही 1/2। तो मेरा सबसे पहले काम क्या होगा कि जो मिश्र भिन्न दे रखी है इसको मैं विषम भिन्न में बदलता हूँ। तो 250 गुणित 0.04 गुणित 360 बटे में 800। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं और इसको जोड़ देते, 4 दूना 8 और 1 9/2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जो दशमलव है इसको हटा के 1 लिखूँगा और दशमलव के बाद कितने अंक, 1 और 2 मैंने लगा दी 2 0, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। ये मेरी 0 हट जाएगी, आगे की 0 से कोई मतलब नहीं, इस 0 से इस 0 को काटूंगा, ठीक है, इस 0 से इस 0 को काटूंगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौक 100, ठीक है। 4 एकम 4, 4 नाम 36। अब कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, क्या आएगा, नामे 81/4, ठीक है। 81/4 है क्या आपके विकल्प में, नहीं है, ठीक है। तो इसको मिश्र भिन्न में हमको बदलना पड़ेगा। जब हम इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, बदलो इसको मिश्र भिन्न में, 4 दूना 8, ठीक है, 20 सही 1/4, क्या आएगा इसका आंसर, 20 सही 1/4, ठीक। विकल्प नंबर ए, जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही है। क्या आएगा इसका आंसर, 20 सही 1/4, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न पढ़ना है और क्या करना है, उसको हल करना है और अपना जो भी उत्तर होता है उसको कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है, ठीक। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक है। अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है उनको लाइक ज़रूर कर देना है। चलिए क्या दे रखा है, 8000 की धनराशि। मैंने बोला है कि जब भी सवाल हमारा साधारण ब्याज, मूलधन, मिश्रधन, दर या समय वाला आएगा तो हमको 5 चीज़ों को लिख लेना है। क्या लिख लेना है, पहला मिश्रधन लिख लेना है, ठीक। दूसरा लिख देना है मूलधन, फिर लिखना हमको दर, समय और
साधारण ब्याज। इन 5 बातों को हमको लिख लेना है। अब हमारे सवाल ने जो दे रखा है वो हमको लिख लेना है। क्या बोला उसने? 8,000 की धनराशि, मतलब मूलधन हो गया हमारा 8,000 रुपये। फिर दर हो गई 30%। समय क्या दे रखा उसने? 1 वर्ष दे रखा है। और ब्याज तो हमसे पूछा है, ठीक है। क्या पूछा उसने? ब्याज हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे हम? साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा हमारा? मूलधन कितना दे रखा है? 8,000 रुपये। दर कितनी दे रखी है? 30। समय दे रखा है 1 वर्ष, बटे में 100 काटेंगे, कितना आ जाएगा? 2400। लेकिन 2400 हमारे विकल्प में है 2400 रुपये। पर देखो आपके सवाल ने क्या पूछा है कि मासिक साधारण ब्याज क्या होगा? मासिक साधारण ब्याज का मतलब होता है कि महीने का ब्याज, क्योंकि हमने जो 2400 रुपये निकाले ये पूरे साल के निकाले हैं। तो बताओ 12 महीने के 2400, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा? 12 दूना 2400, कितना हो जाएगा? 200 रुपये। तो विकल्प नंबर आ गया बी। कितना आ गया? 200 रुपये। जिन लोगों ने ये बताया है उनका बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने साल का बता दिया है। बल्कि हमारे सवाल ने क्या पूछा है कि मासिक साधारण ब्याज क्या होगा? तो मासिक साधारण ब्याज 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हमारा जो अगला प्रश्न है इसमें पूछा है x का मान क्या होगा, ठीक है। आपके सामने एक समीकरण दे रखा है। x का 10% प्लस 240 का 50% बराबर होता है 160 के। तो आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है। क्या है? का की जगह क्या आ जाएगा? गुणा, ठीक है। 10% को हटा के बटे में क्या लिखेंगे? 100। फिर प्लस का चिन्ह, 240 का की जगह आएगा गुणा, 50% का चिन्ह हटा के बटे में लिखेंगे हम 100, बराबर हम लिखेंगे 160। अब काटेंगे इस 0 से 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। यहाँ पे क्या बचा है? x/10 प्लस 24 में 5 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 120 बराबर 160। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 160 माइनस 120। तो अब इधर तो 100/10 ही बचा हुआ है, और 160 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा? 40। अब इसके बटे में 1 तिरक गुणा करेंगे, ऊपर चला जाएगा तो 40 गुणित हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 400, ठीक है। तो विकल्प नंबर ए, जिन लोगों ने विकल्प नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो आपके सामने एक समीकरण दे रखा है, उसमें पूछा है x का मान। कभी भी आपसे सवाल x दे रखे कहीं पे भी सवाल में और आपसे x का मान पूछे, इसका मतलब होता है उसको कैलकुलेशन ही करना है। उसमें जोड़ दे रखा तो जोड़ करना है, गुणा है तो गुणा, अगर व्यंजकों का सरलीकरण है तो व्यंजकों का सरलीकरण हमको करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। एक वर्गाकार मैदान 40 मीटर लंबा है। क्या दे रखा आपके सवाल ने? एक वर्गाकार मैदान, ठीक है। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि जब भी हम वर्ग या आयत की बात करते हैं तो हम उसका सबसे पहले काम होता है उसका चित्र बनाना। तो ये हमने बना दिया वर्ग का चित्र। अब क्या बोला है? एक वर्गाकार मैदान 40 मीटर लंबा है। अच्छा, अब वर्गाकार मैदान 40 मीटर लंबा है, इसका क्या तात्पर्य होता है? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये 40 मीटर लंबा है तो 40 मीटर चौड़ा हो जाएगा। जब 40 मीटर चौड़ा होगा तो ठीक है, ये भुजा भी क्या हो जाएगी? सभी 40-40 मीटर हो जाएगी। और देखो हमें, क्योंकि ये वर्गाकार मैदान है, ठीक है, एक वर्गाकार मैदान है, तो इसकी सभी भुजाएं हमारे पास आ गई 40-40-40। हम इससे इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, हम चाहे तो इससे इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं। फिर आगे क्या बोला उसने? उसके चारों ओर 10 चक्कर लगाने पर कितने किलोमीटर की दूरी तय होगी। देखो अब सवाल को समझना, उसने मीटर में दे रखा है, पूछा है हमसे किस में? किलोमीटर में। मतलब पहले बात तो ये कि जो मीटर है इसको कहीं ना कहीं हमको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सवाल ने मीटर दे रखा है और पूछा है हमसे किलोमीटर। तो एक बात पहले सवाल पढ़ के ये पता होना चाहिए कि उसने जो इकाई है वो अलग अलग दे रखी क्या?
अगर अलग अलग दे रखी है, देखो अगर वो पूछता कि 10 चक्कर लगाने पर कितने मीटर की दूरी तय करता तो फिर हमें बदलने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उसने यहाँ पे मीटर दे रखा है और यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है, तो हमको इस मीटर को बदलना पड़ेगा। ये कैसे पता चला? क्योंकि आपने सवाल ने पूछा है कि कितने किलोमीटर की दूरी तय करी। ठीक है, सवाल ने खुद पूछा है कि कितने किलोमीटर की दूरी करी, मतलब आपका जो उत्तर है वो किस में आना चाहिए? वो किलोमीटर में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बोला उसने, देखो अब ये वर्गाकार मैदान है। ठीक, अब मैं इस वर्गाकार जो मैदान है, बताओ इसका एक पूरा चक्कर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, कितनी मैंने दूरी तय कर ली बताना आपको। देखो यहाँ से मैं ए से यहाँ से यहाँ गया तो 40, यहाँ से यहाँ गए तो 80, यहाँ से यहाँ तो कितनी हो गई 120, और यहाँ से यहाँ आए तो 160, मतलब मैंने 160 मीटर की दूरी तय करी। मतलब इसका पूरा परिमाप आ गया। परिमाप बराबर क्या आएगा? 4 गुणित भुजा, मतलब ऐसे भी करेंगे तो उसका 4 आएगा। अब मैं एक जब चक्कर लगा रहा हूँ तो मैं टोटल कितनी दूरी तय कर रहा हूँ? टोटल में 160 दूरी तय कर रहा हूँ। तो बताओ मैं 10 चक्कर लगाऊंगा तो टोटल कितनी दूरी हो जाएगी? तो इसमें मैं 10 का गुणा कर दूंगा, टोटल 1600 मीटर में चल दूंगा। ठीक है, टोटल मैंने एक चक्कर लगाने पर 160, तो 10 चक्कर लगाने पर 1600 मीटर की दूरी तय कर ली मैंने टोटल। अच्छा, अब हमारे क्योंकि हमारा उत्तर तो आ गया 1600 मीटर, बिल्कुल आ गया, लेकिन हमारे जो प्रश्न है उसने किलोमीटर में पूछा है, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग लगा देंगे, 0 से 0, 0 से 0, क्या बचा यहाँ पे 16/10, और ये एक 0 को काट के एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1.6 किलोमीटर। यदि एक वर्गाकार मैदान 40 मीटर है, ठीक है, उसकी लंबाई और चौड़ाई 40 मीटर है, और मैं एक चक्कर लगाने पे 160 किलोमीटर की दूरी तय करूँगा, तो 10 चक्कर लगाने में मैं 1600 मीटर की दूरी तय करूँगा। क्योंकि हमारे हमारे प्रश्न है उसने किलोमीटर में पूछा है, तो मैं इसको किलोमीटर में बदल दूंगा। किलोमीटर में मुझे बदलना है तो मैं 1600 में 1000 से भाग लगा दूंगा, तो मेरा उत्तर आ जाएगा 1.6 किलोमीटर, विकल्प नंबर सी। ठीक है, विकल्प नंबर बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने भी बी किया है उनका गलत है, क्योंकि आपको समझना है कि मीटर में सवाल है और किलोमीटर में पूछा है, तो हमको मीटर कहीं ना कहीं जो मीटर है उसको किलोमीटर में बदलने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है आपका? अगला प्रश्न दे रखा है, एक छात्र को गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान में अलग अलग नंबर मिले हैं। उसे 44 मिले हैं गणित में, अंग्रेजी में मिले हैं उसे 46, हिंदी में मिले हैं 48 और विज्ञान में मिले हैं 34। इन अंकों मिले हैं, तो इन अंकों का औसत क्या होगा? ठीक हो, कितने अंक दे रखे हैं? 44 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 34, टोटल सभी अंकों को हमको जोड़ना है। किससे भाग लगाएंगे हम बताओ? बटे में कितने अंक? 1 2 3 4, तो 4 से भाग लगा देंगे। जोड़ो, 4 और 6 10। आप इनको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कैसे? 44 46 48 और 34, जोड़ो कितना आएगा? 6 और 4 10 और 8 18, 18 और 4 22, हासिला 2, 4 और 2 6 और 4 10 और 4 14 और 3 17, 172 बटे में 4। अब 4 से भाग काटेंगे इसको, 4 3 12, ठीक है, 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16 बचेगा 1 और 4 3 12, मतलब इन अंकों का औसत क्या होगा? 43 होगा, विकल्प नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल ए जिन लोगों का है उनका बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान प्रश्न है औसत। जब भी हमें औसत ज्ञात करना होता है तो सभी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की कुल संख्या होती है। अगला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या दे रखा है? असंगत को पहचानिए। असंगत का मतलब होता है कि जो चारों में मैच नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ जो चारों में है वो इसमें 3 समान है और एक अलग है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर भी आ चुका है और उनका बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर हो जाएगा? विकल्प नंबर सी इसका अलग हो जाएगा। असंगत, अभिन्न, अलग अलग का मतलब ही यही होता है कि जो 4 विकल्प दे रखे उसमें से एक अलग है, उस अलग को पहचानना। तो विकल्प नंबर सी 97 जो है 97 वो अलग है। वो अलग क्यों है? क्योंकि देखो ये जो 97 है एक अभाज्य संख्या है,
बाकी सभी भाज्य संख्या है 25, 9 और 16, ये तीनों भाज्य संख्या है और तीनों किसी न किसी संख्या का वर्ग है, बल्कि 97 एक अभाज्य संख्या है, तो ये असंगत हो जाएगी। असंगत का मतलब होता है इन तीनों से इसका कोई संगत नहीं या इन तीनों से इसका कोई मेल नहीं है। तो असंगत का मतलब होता है अलग को छांटना, भिन्न को छांटना, तो इसे हम बोलते हैं असंगत। चलिए अगला प्रश्न अब क्या पढ़िए। अगला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है। अपने उत्तरों को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताते हुए जाना है, ठीक। क्या दे रखा है, अजय की मासिक आय, ठीक है, का व्यय, अजय की जो मासिक आय है उसका व्यय 40% है, ठीक है। देखो मासिक व्यय का मतलब होता है महीना। जब भी शब्द आपका मासिक का उपयोग करें, इससे पहले भी हमने एक सवाल को किया था, उसमें शब्द का उपयोग हुआ था मासिक। मासिक का मतलब होता है महीना। मैं बोलता एक महीना मतलब वो बोल दे कि मासिक व्यय करें। मासिक व्यय का मतलब होता है कि उसका एक महीने का जो व्यय है वो कितना है, वो है 40%। मासिक का मतलब होता है महीना और व्यय जो है वो है 40%। बचत उसकी है 240 रुपये, कितनी है, उसने बचत दे रखी 240। तो अजय की मासिक आय क्या है, देखो उसने मासिक आय ही मासिक व्यय दे रखा है, मासिक बचत दे रखी है और मासिक आय ही उसने पूछा है, ठीक है। वार्षिक आय नहीं पूछा, अगर वार्षिक आय पूछता तो हमारा जो भी उत्तर आता हम उसमें 1 का गुणा करते। देखो जो मेरे पास कुल आय होती है, ठीक है, कुल आय बराबर क्या हो जाएगा, व्यय प्लस बचत, यही हो जाएगी मेरे कुल आय। कैसे, क्योंकि देखो मेरे पास जो कुल आय है वो व्यय और बचत दोनों को जोड़ना, ठीक है। मान लो मेरे पास 500 रुपये हैं, ठीक है, मैंने उसमें से 400 रुपये खर्च कर दिए और 100 रुपये को बचा लिए। तो देखो 400 रुपये खर्च कर दिए और 100 रुपये को बचा लिए, तो होगा ना दोनों बराबर। तो कुल कितना है, तो जो कुल आय है उसके बराबर में व्यय और बचत को रख देना है, ठीक है। आप हम कुल आय मान लेंगे x के, हमारे पास कुल आय है x, व्यय कितना है इस आय का 40%, तो x का 40/100% को हटाएंगे 100 प्लस बचत कितनी है 240, हल करेंगे, काटेंगे 0, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, x बराबर, ठीक है, कितना बचा 2x प्लस 5 प्लस 240। अभी x का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 240। इसके बटे में एक एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 5, 5 एकम 5, इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5x माइनस 2x बराबर 240। ये 5 उधर चला जाएगा, 5x में से 2x गए तो 3x, 240 गुणित 5, ठीक है, 24 पंजे होता है 120, तो हो जाएगा 1200। तो x बराबर 1200 बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब अजय की जो मासिक आय है वो कितनी हो गई, 400 रुपये हो गई। विकल्प नंबर ए, ठीक है। जिन लोगों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही है। देखो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कुल आय होती है वो व्यय और बचत की दोनों के योग के बराबर होती हैं। इससे हमें क्या बनेगा, इससे हमारा एक समीकरण बनेगा और इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमारी आय आ जाएगी उस महीने की। देखो अगर उसकी मासिक आय 400 रुपये है और अगर वो पूछता कि वार्षिक आय क्या होती है तो हम इसमें 12 को गुणा कर देता, ठीक है, 12 चौक 4800 रुपये हो जाती उसकी वार्षिक आय, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ो और उसको हल करो। क्या दे रखा है, 1 किलोग्राम चावल, ठीक है, 1 किलोग्राम चावल को 5 बराबर भागों में बांटिए, ठीक है। 1 किलोग्राम चावल है उसको 5 बराबर भागों में आपको बांटना है, बांटिए। अगला प्रश्न क्या दे रखा है आपका, 1 किलोग्राम चावल को 5 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। किसी व्यक्ति के पास 1 किलोग्राम चावल है तो उसे 5 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। इसके कितने भाग करना, हमको 5 भाग करना है। लेकिन देखो क्योंकि ये किलोग्राम में है तो हम इसके भाग नहीं कर सकते, तो इसको हम ग्राम में बदलेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में, ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम को 5 व्यक्तियों में बांटना है तो हम किससे भाग लगा देंगे, 5 से भाग लगा देंगे। 5 का 5, 5 दूना 10, कितना आ गया, एक व्यक्ति को कितना ग्राम आएगा, तो 200 ग्राम आएगा। विकल्प नंबर बी, जिन लोगों ने विकल्प नंबर बी किया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न था, ठीक है। 1 किलोग्राम को 5 व्यक्तियों में बांटना था तो
तो जो 1 किलोग्राम है उसको हमने ग्राम में बदल दिया और क्या किया, 5 से उसमें भाग लगा दिए। अगला प्रश्न है 0.85 का 20% क्या होगा। ठीक है, 0.85 का 20% क्या होगा, कैलकुलेशन करना है, का को हटाना है, प्रतिशत को हटाना है। तो 0.85 का की जगह क्या लिखूंगा मैं, गुणा 20 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लिखूंगा 100। अब देखो ये दशमलव का हटाया तो मैंने लिखा 1 और दशमलव के बाद कितने अंक, 1 और 2, तो 2 जीरो लगा दी। इस आगे वाले दशमलव से हमें कोई मतलब नहीं। अब काटेंगे इसको, 20 एकम 20, 20 से 5 100, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचेगा 3, 5 9 7 35, कितना आ गया 17/100। क्योंकि देखो 17 एक अभाज्य संख्या है इसलिए अपनी कटेगा। तो कितने अंक के नीचे 1 और 2, तो 2 अंकों के बाद हमको दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, देखो दशमलव के आगे 0 लगा सकते हैं, तो विकल्प नंबर सी। ठीक है, जिन लोगों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए अगला पढ़िए। एक किसी संख्या का 1/3 30 है। 1/3 का मतलब मैंने समझा दिया था, अंश में 1 को रखना है, हर में 3 को रखना है, तो उसे हम बोलते हैं 1/3 30 है। 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, हो गया स्पष्ट। अगर 1/4 बोले तो 1/4। ठीक है, आधा बोले तो 1/2। इन बातों का ध्यान रखना। अभी आपके प्रश्न ने क्या दे रखा है, किसी संख्या का 1/3 30 है, मतलब ये पूरी एक संख्या है, इसके अगर हम 3 भाग करेंगे तो 3 में से 1 भाग जो है वो 30 है, तो प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा 30, तो 30, तो पूरी संख्या कितनी हो जाएगी, गिनो, 30 दूनी 60 और 90 हो जाएगी। तो इस पूछा है कि जो 90 है उसका 20% क्या होगा, तो 90 का 20%। ठीक है, 90 काट देंगे, 2 0 कट गए, 9 दूना 18, विकल्प नंबर सी। ठीक है, जिन लोगों का भी विकल्प नंबर सी है उनका बिल्कुल सही है। देखो हमने पहले उसने 1/3 दिया था और पूछा क्या था 20%, तो पहले हमने उस संख्या को पता किया कि वो संख्या है क्या, तो 1/3 दिया, मतलब 3 में से 1 भाग उसने 30 दिया, तो तीनों भाग क्या हो जाएंगे 90, और जब 90 पता चल गया तो हमने इसका क्या निकाल लिया 20%। ठीक है, बहुत ही आसान था। अगला प्रश्न 19वां क्या दे रखा है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। ठीक है, 2 अंक कहाँ से प्रारंभ होते हैं, 2 अंक 10 से प्रारंभ होते हैं और कहाँ तक चलते हैं 99 तक चलते हैं। तो बताना है आपको कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखो 10 से 11 से हम गिनेंगे 99 तक, तो टोटल कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। विकल्प नंबर सी। जिन लोगों का भी विकल्प नंबर सी है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया स्पष्ट। कुल संख्या 11, 2 अंकों की कितनी होती, कुल संख्या 90 होती। ठीक है, अब देखो जो 20वां प्रश्न है वो मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूँ। 20वां प्रश्न है 4 सही 1/2 प्लस 3 सही 2/3 प्लस 1 सही 3/4। आपको इसको हल करना है और जो हल करने पर जो उत्तर आए वो कैसा होना चाहिए, मिश्र भिन्न में होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न भी मिश्र भिन्न में है और जो उत्तर है वो भी मिश्र भिन्न में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसको पहले सबसे पहले हल करना है। इसका उत्तर जो भी मिश्र भिन्न में आए वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कैसे करेंगे इसको हल, देखो पहले तो सवाल प्लस का दे रखा है, तो जो मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 4 दूना 8 और 1 9, 9/2, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस का, 3 3 9, 9 और 2 11, 11/3 प्लस 4 एकम 4 और 3 7/4। ठीक है, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, यही आ रहा है 12। चलो 2 से 12 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 6, उस 6 का गुणा यहाँ करेंगे, 9 9 6 54 प्लस 3 का भाग लगाएंगे 12, 4 11 चौक 44, 4 का भाग लगाएंगे 12, 4 3 12, 7 21, चलो 56 44 और 21 को जोड़ेंगे, 6 और 4 10 और 1 11, हासिल आया 1, 5 और 5 10 और 2 12 बटे में कितना हो गया 12। अब नहीं कटेगा किसी भी संख्या से, तो मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 12 का 12 भागनी है उसकी 0, तो कितना आ गया इसका आंसर 10 सही 1/12। ठीक है, इसको जोड़ा सही है 121, 56 और 44 कितने हो गए 100 और 21 हो गए 121। हो गया स्पष्ट। तो चलिए आज के हमारे जो 20 प्रश्न हैं वो होते हैं कंप्लीट। ठीक है, आपको कितने नंबर आए हैं आपको अपना नाम लिखना है,
ठीक है। और 20 में से कितने नंबर आए वो आपको लिखना है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये सीरीज़ इसी प्रकार कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर ले, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बेल आइकन पे क्लिक कर दे। और जो अभी 30 अप्रैल को जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और उन्होंने यदि एक कोण और त्रिभुज वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये देख लेना है, क्योंकि कोण और त्रिभुज से जो सवाल है वो आने की संभावना है, ठीक है। इस एक जो वीडियो है इसमें मैंने सब कुछ समझा दिया है कोण और त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।